हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेयर एक्ट फैक्ट्री। और गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो चलिए आज का हम नया लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पार्ट 8 करने वाले हैं और आज हम अपना एलएलपी का नया चैप्टर है जो है चैप्टर नंबर 3 बेयर एक्ट से वो शुरू करने वाले हैं। तो गाइस, अब तक की वीडियोस में हम आज चैप्टर 3 करेंगे नया जो है। और अब तक जो हम कर चुके हैं, जो हमने लास्ट पार्ट में करा था, लास्ट पार्ट हमने यहाँ से सेक्शन 7 से स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर हमने सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 ये सब हमने कवर कर लिया था। पुराना जो लास्ट वाला पार्ट है, तब अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जा करके फटाफट से उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने कंसेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर डिस्कस किया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है एलएलपी के अंदर। अगर आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे अगर आप सीए का एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप लॉ के रिलेटेड एग्जाम में बैठ रहे हैं या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। और गाइस, हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू करी थी एलएलपी के ऊपर, जो हमने पार्ट 1 से शुरू करा था। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक, मतलब और 7 से 10 तक हमने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से कवर किया है और बेयर एक्ट के एक एक वर्ड का हमने एक्सप्लेन किया है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बेयर एक्ट को बहुत ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो बेयर एक्ट आपका बेसिक पॉइंट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने बेयर एक्ट बहुत ढंग से पकड़ रखा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइस, चलिए अब हम शुरू करते हैं नया चैप्टर। आज पार्ट 8 है हमारा, 8th लेक्चर है। तो आज हम चैप्टर 3 शुरू करते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन वगैरह। तो चलिए पहले मैं आपको उसको एक सिंपल पेपर पे समझा देता हूँ, फिर हम बेयर एक्ट पे आएंगे। तो चलिए गाइस, समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, पूरा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। हाँ तो गाइस, अब हम अपना चैप्टर 3 करने वाले हैं एलएलपी का। तो समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। देखो, अब तक हमने पढ़ लिया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं, एलएलपी में कितने मिनिमम पार्टनर्स चाहिए, एलएलपी कैसे चलेगी, क्या होगा, क्या करना होगा। मतलब हम एलएलपी एक बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि भैया हमारे पास डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी हैं, हमारे पास हर आदमी तैयार है, बस अब हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है ताकि अब हमारा जो धंधा है, जिसे हम एलएलपी बनाना चाह रहे हैं, बस उसे जा करके अब हम शुरू कर दें। मतलब एक एलएलपी का एक नाम ले लें, मतलब एक लीगली उसे रजिस्टर करवा लें। अच्छा, अब इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझते हैं। देखो, जब आप पार्टनरशिप फर्म अगर आपने पढ़ रखा है, अगर पार्टनरशिप का कानून, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो उसे मैं कवर करवाऊंगा आगे। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि उधर एक वर्ड यूज़ होता है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मान लो अगर आप आज अपनी किराने की दुकान भी लेके बैठे हो तो आप उसका जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वो सरकार के रूल्स वूल्स हैं, उस हिसाब से आप करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन भी। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अब आप लीगली वैलिड हो जाओगे उसे करने के लिए, और अब आपका नाम ना कोई इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसा भी नहीं कोई आदमी दूसरा नाम डाल ले, जैसे आपने देखा होगा खंडेलवाल ढाबा होते हैं ना, तो मेरे खंडेलवाल ढाबा खोले मिलते हैं, उस टाइप से। तो अब आपका नाम कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, रजिस्टर्ड हो गया, मतलब अब आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो गए और अब आपको परमिशन मिल गई सरकार से धंधा करने की। रजिस्ट्रेशन का मतलब बस इतना होता है। जब आप इनकॉर्पोरेशन करवाते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपना बिजनेस खोलते हो या अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि बस हाँ आप हो, और वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो चीज़ें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अगर कल को आपकी धंधे में, अगर आपकी दुकान पर कुछ गड़बड़ होती है या कुछ भी होता है, तो उसमें सरकार आपको पकड़ेगी, आपके खिलाफ ही केस फाइल होगा। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एक अलग है, एलएलपी एक अलग है। एलएलपी एक अलग व्यक्ति है और उसके पार्टनर्स जो हैं वो अलग व्यक्ति हैं। ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ये हो गया, किसी भी चीज़ को बनाना, चाहे इस यही इनकॉर्पोरेशन वर्ड आप कंपनी जब बनवाओगे तो आपका इनकॉर्पोरेशन यूज़ होगा, रजिस्ट्रेशन यूज़ नहीं होगा। एलएलपी बनाओगे तो आपका इनकॉर्पोरेशन यूज़ होगा। अगर आप जाके आगे कोई भी एंटिटी बनाते हो, जो एक मैं तरीके से कहूँ, जो उसका मैं मीनिंग बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको कहते कहते मैं थक गया। आप उसकी एक लेक्चर हमारे शायद पार्ट 4 है, उसे आप जाके देखना, बॉडी कॉर्पोरेट का। तो एक वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। आप कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बनाओगे, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब चाहे कंपनी हो गई, एक एग्जांपल, इसका बेहतरीन एग्जांपल है कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट का। वैसे सेबी है, आरबीआई, अगर आप कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बनाओगे तो आपको उसका इनकॉर्पोरेशन करवाना होगा, और उसमें ही वर्ड यूज होगा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन इज नथिंग, इनकॉर्पोरेशन इज लाइक बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर कंपनी। जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत बार दे चुका हूँ। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेते हो कि नहीं लेते हॉस्पिटल वालों से, तो बर्थ सर्टिफिकेट लेते हो। उसी तरीके से अगर आप कोई कंपनी या एलएलपी खोलते हो तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, मतलब लॉ की आंखों के सामने, लॉ की लीगल आइज में, इन द आइज ऑफ लॉ, एक नई आर्टिफिशियल बॉडी बनती है, एक व्यक्ति की तरह होती है, बस खाती पीती नहीं है, बस टैक्स भरती है,
कोई कर्जा लिया होता है तो उसको चुकाती है, प्रॉपर्टी को अपने पास मतलब अपने नाम से खरीदती है, जैसे बोलते हैं ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है ये, स्कूल की प्रॉपर्टी है ये, अनाथ आश्रम की प्रॉपर्टी है, तो अपने नाम से खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है करती है, तो दैट विल अमाउंट टू बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसको ही बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। इसका मीनिंग आप बहुत डिटेल में समझना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉर्पोरेट लॉ में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग आता है तो। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। तो इसका जब हमें इसका ये जब बनता है, इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसे ही इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। मतलब जो उस प्रक्रिया को, जैसे हम मान लो आज आप सपोज करो एक बच्चा पैदा होता है, अब हमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये थोड़ी है कि भैया बर्थ सर्टिफिकेट बना दो तो बस वो बना देगी नर्स वर्स, उससे बोलेगी कि हाँ भैया इसका डेट बताओ, क्या लिख के दो एक पेपर पे, इसके पापा का नाम लिख के दो, इसकी मम्मी का नाम लिख के दो, इसके ऐसा करो पापा मम्मी के आधार कार्ड लगेंगे, ये लगेंगे, तो 3-4 फॉर्मेलिटी करते हो कि नहीं करते, एक डॉक्यूमेंट देते हो कि नहीं देते। इसलिए समझ लो कि आज मैं LLP बनवाने जा रहा हूँ तो रजिस्ट्रार साहब के सामने उनके पार्टनर के नाम मैं दूंगा। कॉमन अपने अपने कॉमन बुद्धि से सोचो, अपने कॉमन सेंस से सोचो कि भैया एक तो मुझे पार्टनर के नाम बताने होंगे, अपने LLP का नाम बताना होगा, मेरा LLP कौन सा धंधा करने वाली है वो बताना होगा, कौन सी जगह पे मैं धंधा करने वाला हूँ वो बताना होगा, जो लोग LLP के पार्टनर्स बनने वाले हैं उनके नेम क्या होंगे, उनका घर का एड्रेस देना होगा मुझे। अब इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर कंसेप्ट जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें तो मैंने आपको बताया भी था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा, तो उसके अंदर जो है मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस, नेम, हर चीज़ बतानी होगी, मतलब जैसी होती है। ठीक है, अब आप ये समझ लो, बस अब आप ये समझ लो कि आप बिल्कुल तैयार हो, आप पे लोग हैं LLP करने के लिए, आपने जगह भी चूज़ कर ली, हर चीज़ चूज़ कर ली है। अब आप खड़े हो रजिस्ट्रार ऑफिस में, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़े हो, ये आप हो मान लो, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ये दो एक आदमी है, ये खड़ा है जो डांस कर रहा है कि हाँ मेरी LLP बनने वाली है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस में अब आप खड़े हो, अब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर अब आपको अपनी LLP वगैरह बनानी है, तो आपको क्या करना होगा, देखो अब आप ये समझो जैसे कि आप बैंक में FD खुलवाने जाते हो, अब तो आप ऐसे बड़े बड़े बच्चे हो गए, आपने FD भी बनवाई होगी, बैंक अकाउंट भी खुलवाया होगा, बैंक अकाउंट खुलवाने तो जाते हो तो बैंक आपको एक फॉर्म देती है, भैया आप सर आप इस फॉर्म को भर दो, इसके अंदर जो डिटेल्स मांगी है इसके अंदर ऐसा करो, आपके आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड वगैरह जो है वो लगाओ और ये आपके कुछ डिटेल्स हैं यहाँ भर दो। ठीक है, तो आप भरते हो कि नहीं भरते। इसी तरीके से मान लो कि LLP के अंदर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, एक इसका फॉर्म नंबर मुझे याद नहीं है, LLP रूल्स के अंदर बताया था इसका फॉर्म नंबर, शायद फॉर्म नंबर 2 है 3 है, तो कोई एक फॉर्म नंबर दिया जाता है आपको, उसके अंदर अपने आप ही साइड डिटेल लिखी रहती है कि नेम बताओ LLP का, वो अपने काम का भी नहीं है, बस फॉर्म वो CA वाले बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता, एक आपको फॉर्म नंबर 2, हाँ याद आ गया मुझे, फॉर्म नंबर 2 देते हैं, मतलब आपको जो फॉर्म दिया जाता है उसको लिखा रहता है फॉर्म नंबर 2 और उसके नीचे लिखा रहता है इनकॉर्पोरेशन की सारी आपको डिटेल भरनी है। तो अब आपको क्या भरना है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब अच्छा इनकॉर्पोरेशन समझ आ गया, अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है ये मान लो, उसका एग्जाम्पल लो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सिंपल वो होता है, या ID वो होती है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कि जो आप अपनी LLP के, जो आप अपनी LLP के जो पैदा करवा रहे हो, LLP का जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो उस टाइम जो जमा कराते हो। मैंने पिछली वीडियो में, हाँ मुझे याद आया, मैंने इसकी पिछली वीडियो में वो डेफिनेशन लिखवाई है, उस डेफिनेशन को आप देखना, पिछली वीडियो जाकर उस डेफिनेशन जरूर लिखना। ठीक है, बस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड या विच इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज वाइल इनकॉर्पोरेटिंग द LLP को बनाते समय। बस आप ये समझ लो कि आपको एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाना है, अब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनते टाइम जो वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जो अथॉरिटी बनाएगी बर्थ सर्टिफिकेट, जो वो मांग रही है, उसको जो आप दस्तावेज जमा करवाओगे दैट विल अमाउंट टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यही होता है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को वो होता है फॉर्म नंबर 2 जो LLP रूल्स 2009 के अंदर बताए गए हैं, फॉर्म नंबर 2 दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना होगा और उसके अंदर जो अटैचमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको लगाने होंगे। अब हम यही पढ़ने वाले हैं कौन कौन से फॉर्म लगते हैं और उस फॉर्म में क्या क्या दे रखा होगा, अब ये पढ़ने वाले हैं सेक्शन 11 से। देखो बेसिक है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर एक बात लिखी है कि उन व्यक्तियों के नाम जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं वो लोगों के नेम, ठीक है, वो फीस आपको देनी होगी, और जो इसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा ये उस जगह, अब कहाँ पे दाखिल करा जाएगा, दाखिल करने की जगह होगी ना, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में दाखिल करा जाएगा जिस ऑफिस में आप LLP का ऑफिस खोलने जा रहे हो। सपोज करो आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में आज मालूम है मालवीय नगर में हूँ, जैसे दिल्ली के मालवीय नगर में हूँ, अब मैं दिल्ली के मालवीय नगर में अपनी LLP खोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे अपना धंधा खोलने जा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली के मालवीय नगर में जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, आप अपने चाहे गूगल पे सर्च करना, आज आप चलो होमवर्क आपका कि आप अपने गूगल पे सर्च करना कि मेरे कॉलोनी में या मेरे लोकेलिटी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस कहाँ है। ठीक है, तो जिस एरिया में, जैसे मैं दिल्ली के मालवीय नगर में अपनी एक LLP शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली के मालवीय नगर में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाऊंगा, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब एक चीज़ और है जो थोड़ी समझने वाली है। इसके अंदर जब आप पूरा, जब वो फॉर्म वगैरह सब भर दोगे, फॉर्म लगा दोगे, अपने आधार कार्ड जो मांगेगा वो फॉर्म, वो लगाने के बाद आपको एक स्टेटमेंट और लिख के देना होगा।
एक स्टेटमेंट मान लो, एक तरीके से एफिडेविट टाइप मान लो। एफिडेविट क्या होता है? एक तरीके से शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या? देखो, वो स्टेटमेंट ये होगा, आपको उस स्टेटमेंट के ऊपर लिख के देना होगा कि मैं फलाना फलाना आदमी हूँ, मैं ये हूँ, और मैंने ये जो एलएलपी में बना रहा हूँ, जो मैं एलएलपी बना रहा हूँ, इस एलएलपी को बनाते समय, या एलएलपी जो बन रही है एलएलपी ने, एलएलपी एक्ट 2008, मतलब जो एलएलपी का कानून है ये, उसके सारे प्रावधानों को माना है। सारे प्रावधान जितने भी सेक्शंस लिखे हुए हैं सब की बात मानी है, और हमने किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करा है। जो भी रूल्स है, मतलब ये आपको लिखित में देना होगा, और वो लिखित में लिखने के बाद उसके ऊपर एक कोई एडवोकेट के, या किसी सीए के, या किसी कंपनी सेक्रेटरी सीएस के, या एक होता है वर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट, सर्च करना कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है, सीए की तरह ही होता है, जैसे सीए सीएस सीएमए होते हैं ना, ऐसे ही सीए वो होता है सीडब्ल्यू है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। तो इन सब के आपको साइन कराने होंगे, इन सबके नहीं, मतलब इनमें से किसी एक के, इनमें से किसी एक के आपको साइन कराने होंगे। और नीचे से फर्म का नाम आता है ना कि आप कौन सी फर्म से जुड़े हुए हैं वो हो, तो आपको उस व्यक्ति के एक साइन कराने होंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भैया एक बात बताओ, पहली बात ये कहते हैं कि जब आप कानून बना वो कर रहे हो तो आपको लिख के देना होगा मैंने कानून का पालन किया है। रजिस्ट्रार ये देखने नहीं बैठेगा कि आपने सेक्शन फलाना का करा है कि सेक्शन फलाना करा, नहीं, आपको एक पेपर लिख के देना होगा मैंने कानून का पालन करा है। और वो जो, और देखो अब एक बात बताओ, आप खुद सोचो, एक व्यापारी आदमी है, आप ये समझो जेठालाल टाइप है, मतलब कोई व्यापारी आदमी है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे तो भैया काम धंधे से मतलब होता है। तो अब ये कौन चेक करेगा कि उसने अपने कानून को मांगा है कि नहीं माना है? अब एक बात, चलो आज तो आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको ये पता है कि हमें एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करवाते वक्त हमें उसका नाम लिखना होगा, ये करना होगा, फॉर्म नंबर 2 में भरा जाएगा, और उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो आप पढ़ोगे वो सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जो एक आम आदमी है, जो एक व्यापारी आदमी है, उसे कहाँ से पता चलेगा? आप तो लॉ कर रहे हो, आप तो सीए बन रहे हो, जो भी बन रहे हो आप तो क्लाइंट को बताओगे ना। अगर आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप उसे बताओगे कि हाँ भाई मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करवा देता हूँ, ये करता हूँ। तो ये आपका काम है, तो आप तभी तो पढ़ रहे हो ताकि आप दूसरी की मदद कर पाओ। अब व्यापारी आदमी थोड़ी पढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कोई जो आदमी धंधे वाला है वो थोड़ी मेरा बैठ के लेक्चर सुन रहा होगा कि भैया मैं ये करूँगा, ये करूँगा। जब उसे अपनी एलएलपी करवानी होगी, आप खुद सोचो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आपको अपनी कंपनी खोलनी है, या एक नॉर्मल आदमी को कंपनी खोलनी है, या कोई एलएलपी खोलनी है, चलो एक धंधा करना तो बहुत नॉर्मल बात होगी, आदमी अगले कर लेगा। अब उसे लीगली अगर कुछ करवाना है तो पहले वो वकील से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीए के पास, या सीए से जैसे अपना रिटर्न भरवाता होगा तो उससे बोलेगा कि भैया मैं तो अपनी कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो सीए वीए से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछेगा ना इनसे। तो यही माना जाता है कि स्टेटमेंट जो होगा वो लिखा जाएगा ऐसे, और उसके ऊपर साइन करे जाएंगे एडवोकेट के ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। आई बात समझ में? वो होगा, और उस व्यक्ति के साइन होंगे, एक तो जो एलएलपी खोल रहा है, या जो भी जिसका नाम, मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो मतलब उसने डॉक्यूमेंट फॉर्म में नाम भरा है ना, एक तो उस व्यक्ति का नाम, उसका साइन होगा, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वगैरह उसका साइन होगा। अच्छा, अब मान लो इस स्टेटमेंट कितनी वैल्यू है, इसके अंदर एक पनिशमेंट दी हुई है। अगर ये स्टेटमेंट गलत मिलता है, मतलब आपने लिख दिया कि मैंने सारे प्रोविजंस माने हैं, और अगर कोई लगा कि यार आपने ये प्रोविजन नहीं माना, तो आप पे बहुत कर्रा जुर्माना लगेगा, इसमें जेल तक हो सकती है आपको, सीए वीए भी पकड़ा जाएगा और वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए तो जब सीए वगैरह भी होता है ना, तभी तो आपसे मांगता है सारी डिटेल दो, मैं बना के दूंगा, तो उसे अपने काम पे तो भरोसा है, उसे पता अगर फंस गया तो मैं भी जाऊंगा, इसलिए। तो भाई बात समझ में कि स्टेटमेंट फाइल करना होगा इसके अंदर आपको, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप पढ़ोगे, जब आप ये सब काम कर दोगे, अब इसके बाद अंदर बात होगी सेक्शन 11 बस यही बात करता है, जो सेक्शन 11 है वो यही बात करता है कि आपको क्या काम करना है। भैया हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, उस ऑफिस में जाना है जिस जगह हम अपनी एलएलपी का ऑफिस डालने जा रहे हैं। अगर मैं दिल्ली के मालवीय नगर में अपनी एलएलपी का ऑफिस बनाने जा रहा हूं, तो मुझे दिल्ली के ही मालवीय नगर वाले एरिया में ही कोई जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो मेरा मिल जाएगा, मुझे गूगल पे आपको मिल जाएगा, तो मुझे उधर जाके वो करना होगा, उधर जाके जमा करवाऊंगा, एक स्टेटमेंट लगाऊंगा, और जो फॉर्म के अंदर चीज़ फुलफिल करनी होगी वो मैं करूँगा, और स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लगाना और लगाऊंगा, ठीक है। और वो स्टेटमेंट क्या बताएगा, ये बोलेगा, बस इतनी सी बात बोलेगा कि मैं फलाना आदमी हूँ, मैंने एलएलपी बनाते समय और मेरी एलएलपी ने उन सारे प्रावधानों को, उन सारे सेक्शंस को जो एलएलपी एक्ट के अंदर दे रखे हैं, उनके सारे प्रावधानों को, सारे नियमों को, जो एलएलपी के रूल्स हैं उनके सारे नियमों को मैंने माना है, और उसमें किसी सीए का, या एडवोकेट का, या कंपनी सेक्रेटरी का, या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का उसके सिग्नेचर होंगे, ताकि वो आदमी पढ़ा लिखा है वो बताएगा ना आपको, अगर कुछ नहीं होगा तो आपको सुधारेगा, तो वो बताएगा। और फिर ये सेक्शन 11 का पूरा सार है आपका, ठीक है। मतलब सेक्शन 11 में एक व्यक्ति को खुद क्या करना है, मतलब जो पार्टनर बनने जा रहा है, पार्टनर का क्या काम है, हमारा क्या काम है, हम एक व्यापारी आदमी, हमें क्या करना है, वो सेक्शन 11 हमें बताता है, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 12, अब सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 बस आपको इतनी सी बात बता देगा कि आपने जमा करवा दिए, अब रजिस्ट्रार साहब को क्या करना है, आपने जिन अंकल, रजिस्ट्रार अंकल को ये सब डॉक्यूमेंट्स दिए, अब वो क्या करेंगे।
तो इसके अंदर सीधी सी बात लिखिए कि रजिस्ट्रार अंकल जो आपने दस्तावेज़ दिए हैं उन्हें रिटेन कर लेंगे। रिटेन का मतलब अपने पास रख लेंगे। उनकी अपनी एक जो डायरी होगी उनके पास, उस डायरी के अंदर नोटिस करेंगे, वो करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाएंगे और 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज, ऐसा नहीं कि आपने एलएलबी का दे दिया और सरकारी काम में लटका रहेगा, नहीं, लिमिट सेट करिए। 14 दिन के भीतर 14 दिन के अंदर अंदर आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। जैसे मान लो आपने बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह दिया, तो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ गया, उसी टाइप से अब आपका क्या बन के आ गया, सर्टिफिकेट बन के आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट मतलब आपकी एलएलपी बन गई। और जो सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट लिखी होगी, एक रजिस्ट्रार साहब एक डेट डालेंगे सर्टिफिकेट के ऊपर, क्योंकि जब बन रहा होगा तब लिखेंगे उस पर डेट। तो उस डेट से ये माना जाएगा कि, मैं मान लो उसके अंदर एक डेट लिखी है कि 1 जनवरी 2025, तो ये माना जाएगा कि 1 जनवरी 2025 को फलाना फलाना नाम की एलएलपी बन करके तैयार हुई, इनकॉर्पोरेट हो गई। बस अब सरकारी नज़रों में ये हो गया कि आपकी एलएलपी 1 जनवरी को बनी है, बस ये मान लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है सेक्शन 12 के अंदर? सेक्शन 12 के अंदर ये बोला है कि आपको सारी की सारी बातें माननी होंगी, और 2-4 पॉइंट है वो मैं आपको उधर ही समझाऊंगा। एक वर्ड यूज़ करा है कंक्लूसिव एविडेंस, वहाँ पे वो मैं आपको उधर ही समझाऊंगा क्या होता है, उधर ही समझ आ जाएगा। थोड़ा एविडेंस लॉ है तो वो आपको उधर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर सेक्शन 13 क्या बात करता है? जैसे सेक्शन 13 भी ऐसा ही, मतलब सब प्रोसीजरल है, आज का बहुत हल्का है टॉपिक। सेक्शन 13 ही बात करेगा कि आपका एलएलपी का ऑफिस कहाँ होगा, या आप अगर जैसे एलएलपी का मान लो ऑफिस बन गया, सपोज करो आपको अपना ऑफिस चेंज करना पड़ रहा है, जैसा हो सकता है ना कि आप इतने पैसे नहीं हो, आपने किराए पे लिया हो, ऑफिस चेंज करना पड़ रहा हो, कैसे भी बस आपने ऑफिस चेंज करा आपकी किसी भी रीज़न से, तो उसका चेंज का नोटिस कैसे भेजना होगा, आपको क्या करना होगा, तो बहुत छोटी सी बात है, वो पढ़ के आ जाएगी समझ में। तो चलिए गाइस, अब हम अपने बेयर एक्ट पे चलते हैं। सेक्शन 14 से एक नई चीज़ें कहानी शुरू होंगी आपकी। सेक्शन 14 से ये होगा कि अब सब काम हो गया, आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, आपका बन के आ गई। अब इन सबका इफेक्ट क्या होगा, मतलब अब आपकी नई सफ़र की शुरुआत होगी सेक्शन 14 से, बस ये मान लीजिए। तो हम पहले थोड़ा प्रोसीजरल पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। ओके, चलिए बेयर एक्ट से अब देखते हैं क्या है। हाँ तो गाइज, अब अपने बेयर एक्ट पे आ गए हैं। अब चलिए बेयर एक्ट शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है, क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड मैटर्स इंसिडेंटल थियरटू। मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा और उससे रिलेटेड क्या कुछ मैटर हैं उनके बारे में बात है। देखो, अब सेक्शन 11 पढ़ो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बताया था वो फॉर्म और वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप एलएलपी को बनवाते समय रजिस्ट्रार साहब के सामने पेश करोगे, रखोगे। जैसे आप मान लो, अब आप ये समझ लो, आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाने आए हो, तो अब आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने पड़ रहे हैं, वही आप एलएलपी में कर रहे हो। एग्जाम्पल ले लो उसका, ठीक है। फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट मतलब एलएलपी को बनवाने के लिए अब आज हम आ गए हैं एलएलपी रजिस्टर ऑफिस के अंदर, हम खड़े हैं। हमें क्या करना है? देखो, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी, मिनिमम तो 2 हैं ही हैं, और 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, जो एसोसिएटेड, जो मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब करना, फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस, जो लॉफुल बिजनेस करने जा रहे हैं। हाँ, अब इस बात का तो आपको ध्यान रखना होगा ना। एक बात बताओ, अब आप बोलो भैया हम तो अफीम की खेती करने जा रहे हैं, या हमने तो मर्डर का एक धंधा खोला है, हमें लोग हायर करते हैं, ये मर्डर करते हैं लोगों के, तो कोई इलीगल धंधा तो नहीं करोगे? इतना तो कॉमन आदमी जानता है ना कि क्या गलत है क्या सही है। तो जब आप कोई भी लॉफुल बिजनेस करने के लिए, जिसमें 2 चीज़ याद रखना, एक तो लॉफुल बिजनेस करने के लिए, और आपका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट के लिए। धंधा किसके लिए करते हो? प्रॉफिट के लिए। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए उस टाइम? लॉफुल बिजनेस करना, और विद अ व्यू टू प्रॉफिट कमाने के लिए लॉफुल बिजनेस करने जा रहे हो। शैल सब्सक्राइब मतलब लिखना, लिखेंगे देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में आपको फॉर्म नंबर मिला, तो आप क्या करना चाह रहे हो? एक लॉफुल बिजनेस, एक कोई कानूनी लीगल धंधा जो कानून की नज़रों में लीगल है, वो धंधा करने जा रहे हो। उसका आपका उद्देश्य है कि मैं उस धंधे से प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आपको अपने नाम लिखने होंगे, जो भी 2 या 2 जितने भी लोग आए, जैसे मान लो आप 5 लोग मिलकर एलएलपी खोल रहे हो, तो पाँचों के पाँचों को अपने नाम उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो फॉर्म मिलेगा उसमें लिखने होंगे। अब आप सब्सक्राइब है ना, इसके ऊपर एक ऐसी चाहे अपने बेयर एक्ट के अंदर ही पेंसिल, हाँ बेयर एक्ट जरूर लिखे बैठा करो, डाउट नहीं होगा, बेयर एक्ट लिखे बैठा करो। तो बेयर एक्ट में सब्सक्राइब की जगह ऐसे लिख लो कि लिखेंगे, ऐसे हिंदी में लिख लो लिखेंगे। बेयर एक्ट है, लिखेंगे, अपने नाम लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है। अब वो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपने लिख दिया, अभी उसकी डिटेल आएंगी क्या है। देखो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप ये समझो, बस इनकॉर्पोरेट आप ये समझो, जो फॉर्म है, जो फॉर्म आपको मिलेगा ना उधर कि भैया, अब आप जाओगे रजिस्टर साहब के साथ, भैया हम एलएलपी खोलने जा रहे हैं, एक फॉर्म दे दो, तो वो आपको फॉर्म नंबर 2 देगा, जो मेरी डिटेल्स हैं। अभी अगर चेंज नहीं हुआ है एलएलपी रूल 2009 में, गूगल पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना है इसको, मैं आपको कह रहा हूँ। तो फॉर्म 2 जो आपको देगा, उस फॉर्म 2 के अंदर जो व्यक्ति लॉफुल बिजनेस करने वाले हैं, जिनका उद्देश्य है विद अ व्यू टू प्रॉफिट, वो अपने नेम को लिखेंगे। फिर क्या होगा? फिर देखो, फिर ये हो रहा है मतलब ऐसा है कि क्रम में चल रहा है। फिर उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को उस मैनर में, जैसे वो बोलेगा हाँ भैया उधर से दो, ऐसे दो मुझे, या वो डॉक्यूमेंट लगा के दो, वो डॉक्यूमेंट लगा, जो वो बोलेगा वो, और वो फीस जो रजिस्ट्रार से बोलेगा, जब आप फॉर्म लेने जाओगे ना, तो आपसे बोलेगा भाई साहब ऐसा करो 500 रुपये रख दो। 500 रुपये के उस फॉर्म के,
क्योंकि देखो फीस लगाने का मेन पर्पस क्या होता है गवर्नमेंट का, एक बात बताओ, कोई आदमी हो सोचे मैं तो मजे लेके आता हूँ, चलो आ जाओ रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठेंगे, एसी वेसी देखेंगे, फॉर्म लेके आते हैं, तो हर आदमी फिर फॉर्म लेने पहुंच जाएगा ही नहीं पहुंच जाएगा। अब सरकार फॉर्म देती है तो कुछ सोच के तो दे रही है, कितना इंपॉर्टेंट लीगल है, तो टाइम पास करने के लिए लोग ना इसलिए फीस का प्रोविजन लगाती है, पहले आपको फीस पे करनी होगी तब आपको फॉर्म मिलेगा, तो वो फीस वगैरह दे देंगे, जो भी फीस बताई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित करी जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ, फिर आप उस रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को जो फीस वो बोले हैं वो रजिस्ट्रार साहब को दो देंगे, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रार साहब को देंगे। और कहाँ और कौन से ऑफिस में दोगे, इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ इज टू बी सिचुएटेड, मतलब इज टू बी सिचुएटेड मतलब होने जा रहा है, मतलब उस रजिस्ट्रार साहब के उस ऑफिस में जिस एरिया में आपके एलएलपी का जो आप लिमिटेड लायबिलिटी की जो ऑफिस खोलने वाले हो, जो ऑफिस खोलेगा चाहे धंधा खोले, जो भी ऑफिस जो मेन ऑफिस जो पहली ब्रांच आप खोलने जा रहे हो, अब आप बोलोगे हम तो 4 ब्रांच खोलिए सर, तो मतलब आपने जो एक आपको बनानी होगी प्रिंसिपल ब्रांच, मतलब मेन ब्रांच, मेन ब्रांच क्या है आपके धंधे की, एक होता है ना हेड क्वार्टर, जैसे रिलायंस का हेड क्वार्टर मुंबई में है, ऐसा आपको एक हेड क्वार्टर बनाना होगा, तो उस ऑफिस के अंदर जाके आपको वो सारे डॉक्यूमेंट कराने होंगे, ठीक है। आई बात समझ में, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पे आपको एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लेना है, अपने नाम जो भी व्यक्ति बनाने आए उन सबके नाम आपको लिखने हैं, उसके अंदर अपने अपने नाम लिखने हैं, आपका क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भाई प्रॉफिट करना चाह रहे हैं धंधे से, ठीक है। दूसरी बात, आप रजिस्ट्रार साहब को वो फीस दोगे जो वो मांगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके दोगे जो वो मांगेंगे, और उस ऑफिस में जाके दोगे उस ऑफिस में जाके दोगे जिस जगह आप अपनी एलएलपी का ऑफिस बनाने जा रहे हो, बात खत्म, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, अब देखो स्टैट्यूट के अंदर लिख दी वाली बात, कानून के अंदर ही, देयर शैल मतलब 100% फाइल्ड अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ क्या फाइल करना होगा, एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का भी आपको एक स्टेटमेंट इन दी प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो मतलब एलएलपी रूल के अंदर लिखा हुआ है, जो एक सीए वकील वगैरह सब जानते हैं उसको कैसे बनाना है, मेड बाय जो बनाया जाएगा, या तो आइदर का मतलब या तो एडवोकेट द्वारा, या सीएस वाले के द्वारा, सीए के द्वारा, या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी एंड प्लस मतलब दोनों, and by anyone who subscribed his name to the incorporated document that all the requirement, अब देखो इधर तक पढ़ो पहले आप, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो फॉर्म आपने भरा है उसके साथ एक स्टेटमेंट फाइल होगा, जो किसके द्वारा बनाया जाएगा, या तो किसी एडवोकेट के द्वारा, सीएस के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, जो हु इज़ एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। अब देखो ऐसा नहीं कि मान लो आप किसी सीए के पास बैठे हो, आपने सीए से तो क्या सारे काम करवा लिए कि भैया मेरी एलएलपी खोलने जा रहा हूँ तो आप ये डॉक्यूमेंट दे दो, और साइन तो मैं किसी अपने दोस्त से करवा लूँगा जो मेरा वकील है दोस्त, ऐसे नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति ने आपके एलएलपी के सारे कागज, क्योंकि देखो आपको पता नहीं होगा, आप जाओगे उधर तो किसी न किसी व्यक्ति ने आपको सभी बताया होगा ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर वगैरह कि आपको ये करना है वो करना है, तो जो आप वो सब दस्तावेज तैयार करोगे, जो वो दस्तावेज आपके तैयार करवाएगा जो एलएलपी को खुलवाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये मान लो एलएलपी कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप किसी बिना एडवोकेट वगैरह के खोल दो, आपको अपने सीए वीए जाके पर बात करनी होगी, क्योंकि एलएलपी बनने के बाद सीए को जैसे एक ड्यूटी हो जाएगी आपको, जैसे मान लो एलएलपी बन गई तो आपको क्या करना होगा, हर एक साल में एलएलपी का जितना भी आपको ने कमाया टर्नओवर आपको शो करना होगा सरकार के पास, जितनी भी कमाई करी उस पर आपको टैक्स भरना होगा साल टू साल। अब आप ये सब अपने धंधे में करते हो क्या, जैसे मान लो आज आप किरानी दुकान लेके बैठे हो, तो आप क्या ये किराने का अपना हिसाब किताब लेके जाते हो, या ये बताते हो कि हमने तो ये अपनी दुकान से इतने लोगों को उधार दिया है और हमने अपने धंधे को चलाते हुए इतने लोगों से उधार लिया है, ये सब थोड़ी बताते हो। बट एलएलपी को करते समय आपको ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, और अगर आप ये नहीं कर पाओगे, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़े पेनल्टी लगेगी, बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है, इसलिए आप अपने एडवोकेट वगैरह से मिलोगे तो वो आपको बताएगा और वही आगे वो संभालेगा वो सारी चीज़ें। तो उस व्यक्ति से जो आपकी एलएलपी बनवाने में हेल्प कर रहा है, जो आपकी एलएलपी जिससे आप संपर्क में हो, कुल मिला के जिसके आप संपर्क में हो, तो वो व्यक्ति एक स्टेटमेंट तैयार करके देगा, ठीक है। और उस स्टेटमेंट के ऊपर क्या लिख रहा होगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट की, जितनी भी रिक्वायरमेंट ये जो एक्ट कहता है कि तुम्हें ये करना है ये करना है ये करना है, और रूल्स की मेड देयर अंडर हैव बीन कम, जो मतलब इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू बनवाए गए हैं, वो सारे के सारे कंप्लाइड मतलब के अनुसार हैं, के अनुसार है यानी उनकी पूर्ति कर दी गई है, मतलब उन सारे प्रोविजंस को माना गया है, क्या करा गया है, माना गया है, माना गया है
कॉरपोरेशन के रिस्पेक्ट में, और जितने भी मैटर पहले थे या आगे होंगे उन सबके रिस्पेक्ट में माना गया है। मतलब जो से मैटर पहले के थे वो सारे माने गए हैं, इसके बाद के जो मैटर होंगे उन सब में माना जाएगा। इसका एक डॉक्यूमेंट, एक स्टेटमेंट लिख के देगा वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, और उसमें क्या लिख रहा है, एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड इज नेम टू इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब जो आपने इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट जो फॉर्म में आपने नाम लिखे हैं ना जिन लोगों के, उन व्यक्ति के हाथ से एक साइन और करवाने हैं। मतलब एक तो भैया जैसे हमारा होगा एक सीए ने साइन कर दिए जिसकी फॉर्म है, प्लस जो व्यक्ति जो धंधा करने व्यापारी करने जा रहा है उसको बोलेगा भैया इस पर साइन कर दो, बस आपने क्या करें अपने ऐसे साइन कर दिए स्टाइल से बस। तो अब वो स्टेटमेंट उसके संग अटैच होगा और रजिस्ट्रार साहब को जमा करा दिया जाएगा। बस अब आप क्या खड़े हो, रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में खड़े हो, आपने फॉर्म लिया, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं उन्होंने अपने नाम उसके अंदर मेंशन करे। आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को उस मैनर के अंदर जो रजिस्ट्रार बोलेगा इसमें ये लगा के तो वो दोगे, जो फीस मांगेगा वो आप दोगे, और उस ऑफिस में दोगे जिस उस जगह के ऑफिस में दोगे जिस जगह आप अपनी एलएलपी का ऑफिस बनाने जा रहे हो। जो डॉक्यूमेंट दोगे उसके साथ एक स्टेटमेंट अटैच होगा जो किसी एडवोकेट सीएस या सीए द्वारा बनाया जाएगा, और उसमें ये लिखा होगा कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, रूल जो इसके अंदर बनाए गए हैं सब कंप्लाइड है, मतलब उन सबको माना गया है, चाहे इनकॉर्पोरेशन के रिस्पेक्ट में, चाहे कोई मैटर पहले उठाओ उसके रिस्पेक्ट में, चाहे कोई मैटर बाद में आएगा उसके रिस्पेक्ट में, उन सारे रूल्स को, उस सारी चीज़ों को माना गया है। और उसके ऊपर एक तो जो व्यापारी आदमी जो शुरू करने वाला है वो साइन करेगा, और सीए के साइन तो होंगे ही होंगे क्योंकि वो बना रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात मैंने आपको बताई ना कि फॉर्म मिलेगा एक इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट के नाम पे, आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, और वो जो फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 2 मिलेगा, जो फॉर्म नंबर 2 मिलेगा उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, एक उस तरीके में होगा भैया, पहले ऊपर क्या नाम आएगा, फिर वो पहले क्या आएगा, जो जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि पहले पापा का नाम, पहले तुम्हारा नाम, मतलब एक होता है ना क्रमबद्ध तरीके से कि ऊपर साइड में बनी है एक फोटो और साइड में ये लिखा है वो लिखा है, ऐसे इस टाइप से किस तरह वो होगा, वो उस हिसाब से होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इस और पेपर कौन सा होगा वो सब बताएगी, A4 होगा, A3 होगा, ये सब ठीक है, वो सब उस फॉर्म में अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। और उस फॉर्म के ऊपर क्या एक तो जगह होगी, एक तो आपको एलएलपी का नाम लिखना है कि आप क्या नाम है आपकी एलएलपी का, आपको अपने एलएलपी का बिजनेस लिखना है कि काय का धंधा करने वाले हो, सीए की फर्म खोलने वाले हो, या किराने का दुकान खोलने वाले हो, या आप कपड़े की दुकान खोलने वाले हो, वो लिखना होगा। एड्रेस लिखना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस की, एलएलपी का आप ऑफिस कहाँ बना रहे हो, उन्हें पता है कि मालवीय नगर में बना रहे हो, पर एग्जैक्ट एड्रेस कि B12 मालवीय नगर फलाना फलाना दिल्ली, ऐसे। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन जो पार्टनर है एलएलपी के, उन सारे पर्सनस जो पार्टनर होंगे एलएलपी के, उनके नेम और उनका घर का एड्रेस। ठीक है, और क्या लिखना होगा, नाम और एड्रेस उन पर्सन के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर, कल जो कंसेप्ट पढ़ा था वो होगा, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आगे तुम अपना जानो पर अभी जो बन रहा है उसके नाम लिखोगे। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भरनी होगी जो उसके अंदर दे रखी होगी वो सब की सब आपको भरनी होगी। आई बात समझ में। अब इस स्टेटमेंट को, बस इस स्टेटमेंट को कभी मत भूलना। कौन सा स्टेटमेंट सर, ये वाला, ये जो है ना इस लाइन को कभी मत भूलना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पूरे एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी एक पनिशमेंट है, देखो सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर एक स्टेटमेंट फाइल करता है सब क्लॉज बी में, मतलब उस स्टेटमेंट का सेक्शन याद रखना, सेक्शन 11 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, मतलब जो वो वकील वाली जो मैंने बात बताई ना, अगर वो स्टेटमेंट फाइल करते हैं और वो गलत निकलता है, मतलब आपने झूठ लिख दिया और आपने कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, डज नॉट, देखो एक सही यार कैसे बताऊँ, देखो कितनी छोटी सी बात है। अच्छा एक एग्जांपल दूंगा उसे समझ जाओगे। मैंने झूठ बोला, ठीक है, मैंने झूठ बोला, आपने समझ गए कि भैया सर ने झूठ बोला है, कुछ तो बोला है। फिर मैं दूसरी बार बोलूँ, मैंने सच नहीं बोला, दोनों सेंटेंस हैं, चाहे आप लिख के देख लो पेपर पे, मैंने झूठ बोला और फिर मैंने बोला मैंने सच नहीं बोला, मैंने झूठ बोला और मैंने सच नहीं बोला। अब बताओ दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, सोचो यार, वर्ड तो अलग अलग हो गए, सच नहीं बोला और मैंने झूठ बोला, बात तो एक ही, बस यही बात है कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट बनाता है वो जानता है कि वो गलत है, वो झूठा है स्टेटमेंट, या वो ये भरोसा नहीं करता है कि वो सच है, या तो वो जानता है ये स्टेटमेंट झूठा है, या वो ये जानता है कि भैया ये स्टेटमेंट सच नहीं है। बात मतलब कुल मिला के ये, अगर आप झूठा स्टेटमेंट कोई भी व्यक्ति उसमें लगाता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे उसके अंदर साइन किस किसके हैं, एक तो जो व्यक्ति व्यापारी है वो, और एक जो एडवोकेट है वो, उन दोनों के साइन है, मतलब उन्हें माना जाएगा कि उन व्यक्तियों ने स्टेटमेंट झूठा बनाया है, तो वो पनिशेबल होंगे, मतलब पनिशेबल, उन्हें पनिश किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, जो 0 से लेके 2 साल तक की हो सकती है। मतलब सरकार कह सकती है तुम 1 दिन के लिए जेल में जाओगे, और मैक्स टू मैक्स कोर्ट कह सकती है 2 साल, बस 2 साल से ज़्यादा की नहीं होगी सज़ा।
और संग में एक तो तुम्हें फाइन देना होगा, मतलब पैसे भरने होंगे, प्लस इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में जाओगे। और जेल कितनी होगी? मैक्स टू मैक्स 2 साल की, 2 साल से कम की ही हो सकती है, 2 साल ज़्यादा की नहीं होगी। एंड विथ फाइन जो 10,000 रुपये होगा, जो मतलब फाइन कितना होगा, सर कोर्ट लगाएगी 10,000 से लेकर 5 लाख तक के बीच में। वो देखा जाएगा कि तुमने कितना बड़ा झूठ कराया, घपला कराया। फाइन 10,000 से 5 लाख तक के बीच में कितना भी हो सकता है, और सज़ा 2 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, 2 साल से कम हो सकती है, 2 साल तक की हो सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब जो तुमने इनकॉर्पोरेशन, अब सेक्शन 12 पे आ जाओ। अब सेक्शन 11 आ गया समझ में, सेक्शन 12 पे आओ। जो तुमने इतने सारे दस्तावेज वगैरह दिए रजिस्ट्रार साहब को, अब वो उसका क्या करेंगे? वो उसका करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे? उनके पास एक होगा फाइल, उस फाइल के अंदर उस डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे ऐसे, सॉरी सॉरी क्या हो गया ये, जो एक फाइल होगी उस फाइल के अंदर उस जो तुमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया ना फॉर्म, उसको अटैच करेंगे और उसकी एंट्री लिखेंगे कि फलाना फलाना आदमी वो हो गया है, मतलब फलाना फलाना आदमी फलाना उसने एलएलपी के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब क्या लिखा है देखो। अब इसके अंदर दो बात लिखी है, व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लॉज बी क्लॉज सी ऑफ 11, मतलब 11 की ए बी और फिर आगे लिखा होगा सी, अगर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, हैव बीन कंप्लाइड विद, मतलब पूरी हैं, द रजिस्ट्रार सेल रिटेन, रिटेन का मतलब, रिटेन का मतलब जमा कर लेगा, अपने पास रख लेगा, जमा करना। ठीक है, बस रिटेन लिख देना हिंदी में, जमा करना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो हमने डॉक्यूमेंट दिया उसको जमा करके रख लेगा। और लेकिन अब इसके अंदर देखो, बहुत घुमा के फालतू की बात लिखी है, फालतू बहुत घुमा के लिखी है। देखो सेक्शन 11 क्लॉज 1 क्या कह रहा था कि जो व्यक्ति बिजनेस करने वाले हैं वो अपने अपने नाम लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, लिख दिए। दूसरा क्या था कि आप उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे जिस जगह आपने अपनी एलएलपी खोली है। सपोज करो आपने मालवीय नगर में एलएलपी खोली, पर लेकिन आप पहुंच गए रोहिणी नगर पहुंच गए दिल्ली के, और मालवीय नगर में आपने अपनी एलएलपी खोली। तो रजिस्ट्रार बोलेगा यार तेरी तो मालवीय नगर में हो रही है, तो तू यहाँ कैसे फाइल कर रहा है? तो वो फेंक देगा उठा के, बोले उधर जा तू। तो जब वो देख लेगा कि हाँ भैया तुम उसी जगह आए हो जिस जगह तुमने, ये चेक कर लेगा। दूसरी चीज़ ये देख लेगा कि हाँ भैया 5 आदमी हैं, ये खोलना चाह रहे हैं धंधा, इन्होंने अपने नाम भी लिख दिए हैं और उसने देख लिया है कि हाँ ये 5 लोग आए हैं, वो चीज़। अब ए, सबसेक्शन ए, अब ये चीज़ देखो ये क्या है, उसके अंदर क्या लिखा है कि व्यक्ति लॉफुल बिजनेस करने वाले हैं। तो लॉफुल, अब पहले बी और सी देखेगा, फिर वो देखेगा, उसके लिए क्रम बताया गया। पहले तू बी की रिक्वायरमेंट देख कि भैया कि 5 लोग आए हैं, उनके नाम हो गए, ओ सॉरी हाँ, बी की रिक्वायरमेंट देख कि हाँ कि जिस ऑफिस में जमा कराने आए हो, जिस ऑफिस में जमा कराने आए हो वही ऑफिस है। पहले तूने बी की रिक्वायरमेंट देखी, फिर तू सी देख, सी का क्या है कि जो स्टेटमेंट पीछे लगाया है वो पूरा फुलफिल है, वो देख ली तूने। अब ए की रिक्वायरमेंट देख, सेक्शन क्लॉज ए का क्या कह रहा है। ए ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति देखेंगे, कि वो देखेंगे हाँ जिन लोगों ने नाम लिखा है वो खड़े हैं सामने मेरे। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये हो सकता है ना कि फ्रॉड करे वो आदमी, तो उसे सेटिस्फाइड होने में टाइम लगेगा। और उसके अंदर क्या लिखा है, विद अ व्यू टू प्रॉफिट, उसके अंदर इंटेंशन क्या होना चाहिए, तो लॉफुल बिजनेस। अब वो पहले रजिस्टर देखेगा लॉफुल बिजनेस ही है ना, वो देखा हाँ यार लॉफुल है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, ऐसी बात थोड़ी है, हाँ है ना। तो वो सोचेगा लॉफुल है, तो बोले चलो ठीक है लॉफुल भी है। फिर देखेगा कि ये लोग जो सामने खड़े हैं ये करने आए हैं, तो अब यार भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना, हो सकता है कोई नाम झूठ बता रहा हो, तो चलो ठीक है अब एक बार भरोसा करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, विद अ व्यू टू प्रॉफिट, उसके अंदर एक टर्म यूज हुई है व्यू टू प्रॉफिट। अब ये कैसे सोचोगे कि भैया उस आदमी जो जमा करा रहे हैं उनका काम है वो प्रॉफिट के लिए करना चाह रहे हैं। अब बोलोगे सर यार कौन सी बेवकूफ़ी जैसी बात कर रहे हो, अब यार सेक्शन लिखी है तो मैं क्या बोलूँ यार, सीधी सी बात ये है। उसके अंदर रजिस्ट्रार जब देखेगा कि ये लोग, अब थोड़ा क्या है उसे ये मान लो बी और सी को तो वो हैंड टू हैंड चेक कर लेगा। बी कैसे चेक करेगा, वो ये देखेगा कि इनका रजिस्टर्ड ऑफिस जिन्होंने कहाँ मेंशन किया है वहीं आ रहे हैं जमा कराने, चलो ठीक है। सी को कैसे चेक कर लेगा, जो स्टेटमेंट पीछे लगा के दिया है उसको चेक कर लेगा। अब ए को कैसे चेक करेगा, ए को थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो जब कह रहे हैं कि पहले वो बी सी और फिर जब ए की रिक्वायरमेंट चेक कर लेगा, तो वो 14 दिन के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। मतलब अगर आपने सेक्शन 11 क्लॉज 1 की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है, पूरा का पूरा कर दिया है सेक्शन 11 की रिक्वायरमेंट को, तो वो व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा। अब ये नहीं है कि उसे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा हो कि वो हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे। रिजेक्ट क्यों करेगा, जब एक बार होता सेक्शन 11 की हमने सारी की सारी कंडीशन फॉलो करी, तो फिर रिजेक्ट क्यों करेगा तू। तो फिर वो क्या करेगा, 14 दिन के भीतर भीतर रजिस्टर कर लेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। रजिस्ट्रार जो होगा आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि भैया एलएलपी, और उस रजिस्टर उस सर्टिफिकेट के अंदर एक नेम लिख देगा, नेम लिख देगा कि ये फलाना है ए बी सी एल एल पी, ए बी सी, सॉरी ऐसा नहीं होता, ऐसे होगा जैसे ए बी सी एल एल पी बन गई है और ये 1 जनवरी 2025 से बन के तैयार हो गई है, बस ये बात तो लिख के उसमें दे देगा। ठीक है,
अच्छा, अब आ जाओ सेक्शन 12 क्लॉज 2 पे। मैंने आपको बताया था ना कि वो आदमी भरोसा कैसे करे कि यार जो क्लॉज ए है वो कंप्लाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब उसके अंदर जो व्यक्ति हैं उन वो विद अ व्यू टू प्रॉफिट धंधा करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग खड़े हैं क्या वो सही लोग हैं जिन्होंने अपना नाम लिखा है। सेक्शन 11 क्लॉज ए क्या 1 ए क्या कहता है, एक मिनट रुको मैं आपको बताऊंगा कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो बिजनेस करना जा रहे हैं, लॉफुल बिजनेस, चलो लॉफुल बिजनेस में चेक कर लिया, हाँ लॉफुल ही है, उनका इंटेंशन तो प्रॉफिट का है कि नहीं ये कैसे पता करोगे। और जो व्यक्ति सामने खड़े हैं आपके जिन्होंने नाम लिख के दिया है, तो ये वही लोग धंधा करने जा रहे हैं या कोई फ्रॉड तो नहीं है। या हो सकता है ना जैसे कोई आदमी अपना झूठा नाम लिख देता है, कभी वो कर देता है, तो वो है कि नहीं वो से क्या पता, उसकी हिस्ट्री वो कुंडली थोड़ी जानता रजिस्ट्रार। तो बस तो अब वो कैसे माना जाएगा कि हाँ भाई वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, क्योंकि उसमें लिख रहा है ना कि जब तक तीनों रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, एक तो उस ऑफिस में जिसमें आप अपना धंधा करने जा रहे हो वो स्टेटमेंट लगा हुआ वो आप देख लोगे, और तीसरा उसका इंटेंशन प्रॉफिट होना चाहिए, दो ही व्यक्ति होने चाहिए जो उसके अंदर नाम लिख रहे हैं धंधा करेंगे, और लॉफुल भी धंधा होना चाहिए। तो ये कैसे पता करोगे, तो वो क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रार, तो जब तक वो पूरी नहीं होगी, जब तक नहीं होगा, तीनों कंडीशन जब पूरी होंगी तभी आप रजिस्टर करोगे। तो रजिस्ट्रार जो स्टेटमेंट जो क्लॉज सी में जो सी वी बना के देगा ना, उसको ये एक सफिशिएंट एविडेंस मान लेगा, वो मान लेगा कि ये स्टेटमेंट लगाया है जब तुम कह रहे हो कि हाँ भैया मैंने सारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी हैं इस एक्ट की, इस रूल्स की जो इसके अंदर बनाए गए हैं। तो ये मान लिया जाएगा कि सेक्शन 11 क्लॉज 1 ए की रिक्वायरमेंट भी पूरी है, मतलब तुम एक अच्छे आदमी हो, बस स्टेटमेंट देख के मान लिया जाएगा कि तुम एक अच्छे आदमी हो। रजिस्ट्रार, बस सीधी सी बात यह है, रजिस्ट्रार जब सेक्शन 11 क्लॉज 1 ए बी सी ये सेटिस्फाइड हो जाएगा कि तुमने इन तीनों सब सेक्शंस की, इन तीनों सब क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट पूरी करी है और स्टेटमेंट पूरा किया है, तो तब ये मान लिया जाएगा कि तुम सही हो। फिर वो 14 दिन के भीतर भीतर 14 डेज के भीतर भीतर उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, बर्थ सर्टिफिकेट टाइप, जिसके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और सेक्शन अब ये कब अब उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये कब माना जाएगा कि सेक्शन 11 क्लॉज 1 ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। कब, जब सेक्शन 11 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो आपने लगा दिया है, तो उसे सफिशिएंट एविडेंस मान लिया जाएगा कि आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। अच्छा, अब ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, अब बोलोगे सर कौन सा सर्टिफिकेट, ये सेक्शन 12 क्लॉज 1 बी, ये जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट देगा जो इशू हुआ है, जिसके अंदर एलएलपी का नेम लिखा होगा और एलएलपी की डेट लिखी होगी कि फलाना तारीख से एलएलपी बनी है। उसके अंदर वो एक सील लगाएगा, एक ठप्पा होगा, कैसा ऐसे ठप्पा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा रजिस्ट्रार साहब द्वारा। बस रजिस्ट्रार साहब उस पर अपना सिग्नेचर कर देगा और एक ठप्पा लगा देगा सरकार का कि हाँ अभी बन के तैयार हो गई, जैसा कि बोर्ड की मार्कशीट आती है यार, उसके ऊपर लिखा नहीं था कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ठप्पा वप्पा होता है, बस वो लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इसके अंदर एक वर्ड याद रखो, कंक्लूसिव एविडेंस। अच्छा, सपोज करो कल को कोई केस हो जाता है एलएलपी के ऊपर, कुछ भी केस चलता है, अब सब कोर्ट कहती है कि तुम एलएलपी हो, इस बात का क्या सबूत है। बोलेगा सर ये कौन सी मजाक की बात है, बस कोर्ट क्या कहता है, हर चीज़ सबूत मांगता है। कोई आदमी कहता है कि इसका सबूत लाओ कि तुम क्या हो, तुम एलएलपी हो, तो इस बात का सबूत क्या है। आपसे मैं बोल दूं कि आपने 10वीं पास कर ली, आपने 12th पास, आप कह रहे हो कि सर मेरे 12th में 60, मतलब आप कह रहे हो सर मेरे 12th में 85% बने हैं और मैंने 12th बहुत अच्छे नंबरों से पास करी, तो इसका सबूत क्या है। कॉमन सी बात है, आप अपनी बोर्ड की मार्कशीट लेके आओगे कि ये देखो मेरी बोर्ड की मार्कशीट, उसे तो कोई झुठला नहीं सकता। और एक बात तो मैं आपसे कह दूं यार बोर्ड की मार्कशीट झूठी है, तो मुझे तुम जूते मारोगे, अरे तुम क्या पागल हो गए हो, सर आप क्या पागल हो, बोर्ड की मार्कशीट झूठ ला रहे हो, बोर्ड की मार्कशीट को मना कर रहे हो। या कोई आदमी बोलते मैं नहीं मान रहा बोर्ड की मार्कशीट, या आप किसी भी कंपनी में जाते हो जॉब के लिए या कहीं पे भी जाते हो जॉब वॉब के लिए, तो 10th 12th की मार्कशीट ही तो लेके जाते हो। अब 10th 12th की मार्कशीट ये थोड़ी कहते यार ये फर्जी हुई तो, फर्जी हुई तो, ऐसा कोई पूछता है आपसे कभी। बस 10th 12th की मार्कशीट देख ली कि हाँ यार बच्चा तो स्टूडियस है, अब चाहे हो सकता है बाद में उसे कैसे भी कुछ फर्जी वाड़ा कराओ तो वो नहीं जानते, पर हम वो 10th 12th की मार्कशीट देखते हैं। बस मार्कशीट आने के बाद सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं कि तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं, कॉमन से अपने प्रैक्टिकल सोचो। बस यही बात है कि अगर कल को एलएलपी में कोई केस वेस होता है, अगर कोई भी मान लेता है कि तुम्हारा सबूत क्या है कि तुम एलएलपी हो, बस वो सर्टिफिकेट ला के दिखा दो, ये देख सर्टिफिकेट, बस ये मान लिया जाएगा कंक्लूसिव एविडेंस। देखो एविडेंस समझ आगे, सबूत, और कंक्लूसिव मतलब इस एविडेंस को दिखाने के बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता, चाहे वैसे लिख लो। कंक्लूसिव एविडेंस मीन्स नो क्वेश्चन विल बी अराइज्ड, नो क्वेश्चन विल बी अराइज्ड when that evidence is produced, ठीक है। आई बात समझ में। मैंने आपसे बोला कि तुमने 12th पास करी है या किसी भी कंपनी में जॉब के लिए गए कि 12th पास करी है, सर मेरे तो 95% नंबर है, तो उसका सबूत क्या है, तुमने मार्कशीट ला के रख दी, हम मान लेंगे। बस मार्कशीट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा यार ये फर्जी हुई तो, नहीं हुई तो, बस वो नहीं माना जाएगा, हम बोलेंगे तुमने मार्कशीट देख ली काम खत्म, बस सीधी बात ये है। आई बात समझ में। इज इनकॉर्पोरेटेड बाय नेम स्पेसिफाइड देयर इन, और नाम क्या होगा जो सर्टिफिकेट के अंदर लिख रहा होगा, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है।
समझ आ रहा है ना तुमको? अगर मैं आपको फिर कह रहा हूँ गाइस, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके भेज दिया करो। देखो, थोड़ा 2 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। लॉ का जो एरिया है, चाहे अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे एक्ट है, कि कम बहुत एक्ट हैं कि आज ये कह लो कि आज हमने 2 कानून पढ़ लिए तो हमने पूरा कानून पढ़ लिया। अगर आप वकील बन रहे हो, सीए बन रहे हो, तो बहुत कानून आपको पढ़ने पड़ते हैं। कोई साइंस नहीं है कि साइंस के अंदर तो एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन आए थे, उन्होंने 4 थ्योरी दी थी, वो आज फिट हो गई, तो आज वही चलती आ रही हैं। तो लॉ इस टाइप का नहीं है। लॉ हमारे ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट होती है, वो बनाती है, और आज की कंडीशन के हिसाब से बनाती है। अगर कल को समाज ने एलएलपी को स्वीकार नहीं करा, मतलब सोसाइटी के अंदर अगर एलएलपी का अस्तित्व नहीं रहा, तो एलएलपी का कानून खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लॉ को समझने के लिए आपको यह है कि जो बेयर एक्ट है, बस आप उसको पकड़ के रखो। मैंने देखा है बहुत बच्चे होते हैं जो कमेंट्रीज में लगे रहते हैं, बड़े बड़े ऑथर की बुक खरीद लाते हैं, लगे रहते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। बस आपको अपना बेयर एक्ट रखना है, जो कानून ने बनाया है, जो एक तरीके से लॉज हैं, जो नेताओं ने लिख के दिए हैं, जो पार्लियामेंट ने लिख के दिए हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना है। अगर वो हमें समझ आ गए तो बस बात सही है। अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही और अगर हम उसके लिए कोई कमेंट्री प्रेफर करते हैं, कोई बुक लेते हैं, तो वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप सोचो कि यार मैं तो मोटी मोटी बुक पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, तो वो सब वर्थलेस है। तो बस आप बेयर एक्ट के ऊपर अपना फोकस रखो। ठीक है, चलो हम सेक्शन 13 करते हैं, बहुत छोटा सा है, फिर से करेंगे, कल से करेंगे सेक्शन 14, क्योंकि बहुत आज हो गया मैसी। तो सेक्शन 13 करते हैं। देखो, अब आ जाओ, सेक्शन 13 क्या कहता है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। अब रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह के बारे में कुछ है, ये तो समझ आ रहा है हमें। देखो क्या होगा, हर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का 100%, 100% एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जिसके ऊपर सारे कम्युनिकेशंस, सारे नोटिस भेजे जाएंगे और वहीं पर रिसीव होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम रजिस्टर्ड ऑफिस पढ़ते आ रहे हैं। अब कोई आदमी पूछे क्या रजिस्टर्ड ऑफिस बनवाना कंपलसरी है, तो इसमें लिख रहा है शैल मतलब 100% कंपलसरी है। चाहे तुम अपने घर में बनाओ, चाहे एक कमरे का बनाओ, चाहे आधे कमरे का बनाओ, पर तुम्हें बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस। और वो क्यों करना होगा? कल को कोई भी कोर्ट के नोटिस वगैरह आते हैं, कोई तुम पे केस वेस कर देता है, कुछ भी हो, तो कैसे भी नोटिस आते हैं, लीगल कमर्शियल कोई भी नोटिस आते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन जो सरकार तुम्हें भेजेगी एलएलपी के बारे में रिगार्डिंग में, तो वो उसी ऑफिस पर आएंगे और वहीं पर रिसीव करे जाएंगे। ऐसा नहीं कि सर हमें तो रिसीव ही नहीं हुआ, तुम आगे कह दो हमें तो रिसीव ही नहीं हुआ, हमें तो मिला ही नहीं, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। बस ये मान लिया जाएगा कि उस ऑफिस पे तुम्हें रिसीव करना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अच्छा, अगर कहीं पर्टिकुलर भेजना है, जैसे अगर हमें एलएलपी के ऊपर भेजना है, जैसे एलएलपी का तो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वही उसका घर है, मैंने बताया ना, एलएलपी एक इंसान है, तो अब उसका ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, जो तुमने लिख के दिया होगा वही होगा। एक पार्टनर का अपना घर का हो सकता है अलग हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर उसका अलग हो, तो उसको भी, और उसके अंदर क्या है, सर्व करा जा सकता है। जैसे मान लो मुझे एलएलपी के ऑफिस भेजना है, तो मैंने डायरेक्ट भेज दिया। अब मुझे अलग अलग भेजना है, एलएलपी के ऑफिस भेजना है, फिर पार्टनर को भेजना है, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर को उसको भेजना है, तो उसको सर्व करा जा सकता है एक पोस्ट द्वारा। और सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और रजिस्टर्ड पोस्ट, देखो आपने अगर कभी देखा होगा, तो अगर आप किसी पोस्ट के द्वारा किसी चीज़ को भिजवाते हो, जैसे मान लो आज मैं लीगल नोटिस भिजवाता हूँ किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, मैं केस फाइल करता हूँ, अब देखना कभी कोर्ट में जाके इंटर्नशिप वगैरह करूँगा ना, वो समझ आ जाएगा। अगर आज मैं कोर्ट के अंदर भेजता हूँ, तो मैं कोर्ट में जाके बोलूँगा सर मैंने तो लीगल नोटिस भेजा था, इनका कोई जवाब नहीं आया, तो कोर्ट बोलेगा इसका क्या सबूत है कि तुमने लीगल नोटिस भेजा था? तो मैं क्या दिखाऊंगा? रिसिप्ट दिखाऊंगा ना, मैंने पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है, या मैं व्हाट्सएप का वो ले आऊँगा फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट निकलवा के कि सर देखो मैंने इन्हें भेजा था, ब्लू टिक भी लग गए इनके। उस टाइप से पोस्ट का सर्टिफिकेट इशू होता है, तो आप एक पोस्ट का सर्टिफिकेट ले सकते हो। जो पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भेजते हैं ना, ऑथेंटिकल पोस्ट जो आती हैं, जो लीगली पोस्ट जाती हैं, तो उनका सर्टिफिकेट मिलता है। एक इन्वॉइस, जैसे बिल होता है ना, बिल इस तरह बिल तरीके का होता है, वो मिलता है, तो उसके अंदर लिखा होता है कि आपने फलाना आदमी को इतनी तारीख को पोस्ट भेजी, इतने बजे पोस्ट भेजी। तो बस उसके अंदर भी भेजा जा सकता है एज मे प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या किसी भी ऑफिस पे जो डिक्लेयर होगा एलएलपी के द्वारा, पर्पज इन सच फॉर्म। ये कुल मिला के बात ये है। सेक्शन 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी कम्युनिकेशन है, बस 2 चीज़ याद रखना, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई वार्तालाप या नोटिस, लीगल कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, कोई कानूनी नोटिस या कोई भी बिजनेस नोटिस, तो वो उस रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजा जाएगा एलएलपी के, और वहीं पर उन्हें रिसीव करा जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट, उसके अंदर हर एक डॉक्यूमेंट ले लिया जो किसी भी एलएलपी को भेजा गया है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, किसी पार्टनर को भेजा गया है जो उसने अपना नाम दिया है, अपना एड्रेस दिया है, कोई भी डेजिग्नेट पार्टनर ने जो अपना एड्रेस दिया उसके ऊपर भेजा जाएगा, तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के द्वारा भी भेजा जा सकता है, मतलब एक बिल के साथ भी भेजा जा सकता है। उसके अंदर आपको बिल की भी डिटेल मिल जाएगी, एक बिल भी भेजा जा सकता है साथ में, और उस रजिस्टर्ड ऑफिस पर उस पर जो आपने अपने एलएलपी पार्टनरशिप में फॉर्म में लिखा है। बताइए बात समझ में? मतलब एक डॉक्यूमेंट भेजोगे, उसके अंदर अगर आप चाहे सरकार तो एक सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट भी लगा सकती है, एक इनवॉइस, एक बिल लगा सकती है। जैसे स्विगी ने खाना लेके आया, स्विगी वाला तो बिल लाता ही नहीं लाता खाने के साथ, ऐसे ही मान लो कि आप पे नोटिस आया, उसके साथ एक बिल आ गया कि हाँ भैया इस पर ये डिटेल लिख रही है, बस ये बात है, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी के बाद अब एक पार्ट देखो, 13 क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को एक ताकत देता है। में अगर इच्छा, देखो में जब आता है तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, शैल आता है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी चाहे तो अपनी इच्छा से अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की प्लेस को चेंज कर सकता है,
लेकिन अगर वो चेंज करता है रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उसे उस चेंज का नोटिस ये लिख कर कि भैया मैंने अपनी जगह मालवीय नगर से खिसका के अब रोहिणी नगर कर ली है या विजय पथ पे कर ली है, ये सब आपको एक नोटिस के ऊपर लिख के रजिस्ट्रार साहब को देना होगा उस फॉर्म में, और उस कंडीशन पे जो बताई जाएगी। और जब आप वो फाइल करोगे तभी वो चेंज माना जाएगा। सपोज करो पहले मेरा मालवीय नगर में था, मैंने ऑफिस मैंने आपको लिख दिया था दिल्ली के मालवीय नगर में, अब मेरा वो ऑफिस किसी कारणवश कहाँ चेंज हो गया, रोहिणी नगर हो गया, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रार को क्या पता, अब जो नोटिस सरकार भेजेगी वो तो मालवीय नगर वाले ब्रांच में भेजेगी ना, तो अब इसमें आपकी जिम्मेदारी है। उसमें अगर आप बोलोगे देखो हमारा हमने तो रोहिणी नगर कर लिया था, तो आपने जो मैसेज भेजे होंगे वो मालवीय नगर वाली ब्रांच में आए होंगे, अब वो तो बंद हो गई है। तो सरकार की इसमें गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि सेक्शन 13 क्लॉज 3 कह रहा है कि अगर आप अपना चाहो तो अपना चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको जो आपने करा है इस एक डॉक्यूमेंट में लिखना होगा कि हमने अपना ऑफिस मालवीय नगर से खिसका के रोहिणी नगर कर दिया है। तो उस बात की डॉक्यूमेंट, उस बात की जानकारी आपको रजिस्ट्रार साहब तक पहुंचानी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और वो जो चेंज होगा, बदलाव, तभी माना जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो आपने आज बदल लिया, आपने बदले हुए आपको 15 दिन हो गए, लेकिन आप इतने आलसी हो गए आप 15 दिन बाद जाके नोटिस दे रहे हो कि मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हमने चेंज कर लिया है, आपको शिफ्ट हुए 15 दिन हो गए, आप दे रहे हो। तो सरकार ये, अब आप यूँ नहीं बोलोगे मैंने तो आपको नोटिस दिया था, अब 15 दिन पहले जब आपने उधर भेज दिया तो वो आपकी जिम्मेदारी, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और कभी तो कह रहे हैं वो चेंज सरकार तब दर्ज करेगी, मतलब अगर आपको कोई भी नया नोटिस भेजना होगा तो तभी भेजेगी जब आपने वो फाइल करा है। सपोज करो आपने 1 जनवरी को आपने 1 जनवरी को अपना ऑफिस नई जगह शिफ्ट कर लिया, पर नोटिस आप 15 को दे रहे हो, और अब आप तो नई जगह रह रहे हो, नई जगह रह रहे हो, तो पुरानी जगह पे 1 से 15 के बीच में जो डॉक्यूमेंट आए होंगे तो अब आपको क्या पता। तो उसमें सरकार की गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि सरकार तब मानेगी जब आपने नोटिस लिख के दिया है। अरे सीधी सी बात है यार, सरकार को जब बोलोगे उसे तभी तो पता चलेगा। तो उससे पहले के नोटिस भेज दिए तो उसमें आपकी गलती है ना। मतलब ये है कि अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप उसे 1-2 दिन पहले लिख के दे दो कि भैया हम फलाने से जगह चेंज कर रहे हैं, तो बस। और जब वो नोटिस सरकार एक्सेप्ट कर लेगा रजिस्ट्रार, तब ये मान लिया जाएगा कि आपने चेंज हो गया है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर सेक्शन 13 में कहीं भी आप मिस्टेक करते हो, अब पनिशमेंट बताता है सेक्शन 13 क्लॉज 4। क्या सेक्शन 13 में ये बताता है कि या तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता है, या फिर आपने जो अपना ऑफिस बताया है वो गलत बताया होता है, मतलब कुछ भी झोलमाल करा होता है, या आप चेंज की नोटिस नहीं देते, मतलब कुछ भी। अगर आप इनमें से जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना सेक्शन 1, 2, 3 में, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर एक पनिशमेंट लगाई जाएगी। और वो पनिशमेंट क्या होगी, मैंने आपको कल बहुत एक्सप्लेन करा था पनिशमेंट के बारे में, बस आज बताऊंगा कि एक तो आपके 5,000 रुपये इंस्टेंट ठुकेंगे, और अगर आप तब भी, जैसे फर्स्ट डे आपके ठुक गए 5,000 रुपये, आप सेकंड डे भी वो गलती करते हो तो फिर जो है एलएलपी और उसके पार्टनर, सॉरी एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, इसके अंदर भूल जाओ। देखो ये है कि अगर आप ये डिफ़ॉल्ट मतलब इसकी और इसकी बात नहीं मानते हो तो क्या करना होगा, तो आपके ऊपर 500 रुपये रोज़ का जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा, एलएलपी के ऊपर और उसके हर एक पार्टनर के ऊपर। इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर यूज़ नहीं है इसके अंदर, एवरी पार्टनर यूज़ है। एवरी, इसके अंदर क्या यूज है, एवरी पार्टनर, एवरी पार्टनर यूज़ करा गया है। कि मतलब अगर आप सेक्शन 13 में किसी भी प्रोविजन का, कि आप नोटिस देना भूल जाते हो चेंज का, या रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं रखते हो, या आपने जो डेट बताई है जो स्पेसिफिक डिक्लेयर करा है वो गलत होता है, तो आपका हर एक पार्टनर 500 रुपये रोज के लिए लायबल होगा। मतलब जैसे आज आप पे लग गए 500 रुपये ठुक गए, तो आपको अगले दिन उसे फटाफट से सुधारनी होगी गलती है, नहीं सुधार तो अगले दिन 500 रुपये, नहीं सुधारी अगले दिन 500 रुपये, एलएलपी के फंड से भी कटता जाएगा और आपके खाते से भी कटता जाएगा। पर मैक्स टू मैक्स कितना, 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। अब आप इतने बेशरम हो, नहीं कट रहा तो 50,000 सरकार काट के रुक जाएगी, भैया ठीक है 50,000 पार्टनर ने पे कर दिए, 50,000 वहाँ से आ गए, हम तो चुप बैठ जाओ। हर एक पार्टनर और एलएलपी से। आई बात समझ में? सेक्शन 13 बार रिपीट कर देता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा आपको डाउट होगा। सेक्शन 13 ये कहता है कि हर एक एलएलपी का, मैं बोल रहा हूँ सुनो बस, हर एक एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जिसके ऊपर सारे कम्युनिकेशंस या सारे नोटिस भेजे जाएंगे, और वहीं पे उन्हें रिसीव करा हुआ माना जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा तो सरकार चाहे तो एलएलपी के ऑफिस पर, या पार्टनर को भेजना हो तब, या डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजना हो तब, उसके अंदर एक इन्वॉइस लगा सकती है। सपोज करो स्विगी से आपके पास खाना आया, स्विगी के साथ आपको बिल लगा के देता है ना वो स्टेपल लगा के आगे, तो समझ लो आपको एक इन्वॉइस भी भेज सकती है जिसके अंदर सर्टिफिकेट होगा कि हमने फलाना उस तारीख को आपको नोटिस भेजा है। तो आपको एक बिल भी भेजा जा सकता है, तो ये घबराना हो तो बिल का है, बस ये हो सकता है बिल आपको भेजा है, ये भी है, ठीक है। और किस एड्रेस पे भेजा जाएगा, जो आपने अपने जो फॉर्म भरा ना उसके अंदर लिखा है उस फॉर्म के अंदर भेजा होगा।
सेक्शन 13 क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म है वो चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे मैंने मालवीय नगर में इस्टेब्लिश किया दिल्ली के, तो मैं चाहूँ तो रोहिणी नगर शिफ्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। पर मैं जो चेंज करूँगा मुझे उसकी खबर रजिस्ट्रार साहब को देनी होगी, मुझे उधर ऑफिस जाके जमा करा के आना होगा। और सरकारी नज़रों में तब माना जाएगा जब आपने दिया। ऐसा नहीं कि आपने 1 तारीख को शिफ्ट कर लिया, 15 तारीख को नोटिस दे रहे हो, तब आप बोलोगे भैया हमने तो इधर शिफ्ट कर लिया, तो सरकार को बोलोगी तुमने जो 15 दिन के बीच में जो नोटिस पुरानी जगह भेज दिए तो वो तुम्हारी गलती, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो सरकार तो तभी मानेगी जब तुमने वो चेंज कर, जब तुम सरकार को बताओगे कि हमने चेंज कर लिया, तब सरकार मानेगी कि हाँ भैया तुमने चेंज कर लिया है। अब हो सकता है तुमने पहले कभी चेंज कर लिया, सरकार नहीं मानेगी। सीधी बात, सरकार को जब बताओगे तभी तो पता चलेगा यार। ठीक है, जब नोटिस भेजोगे तभी सरकार की नज़रों में वो चेंज माना जाएगा। और सेक्शन 13 क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर आप 13 क्लॉज 1 के अंदर, जैसे अगर आपने मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं रखा, सेक्शन 13 क्लॉज 2 के अंदर जैसे मान लो आपने जो एड्रेस था वो गलत कुछ बता दिया, सेक्शन 13 क्लॉज 3 के अंदर क्या कि आपने जो नोटिस फाइल करा है जो है वो नोटिस फाइल करना भूल गए या गलत करा है, जो भी उस फॉर्म में नहीं करा है, जो सरकार ने फॉर्म बताया है कि उस फॉर्म के अंदर करो, उसमें नहीं कराया, नहीं करा है या वो गलत तरीके से करा है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर जुर्माना ठोकेगा। जुर्माना कैसा होगा? 500 रुपये रोज का जुर्माना ठोकेगा एलएलपी के ऊपर, एलएलपी के ऊपर और उसके हर एक पार्टनर, पार्टनर एवरी, ये याद रखना एवरी, चाहे आप लिखते जाओ पेपर पे जो भी पेनल्टी है, आप ऐसा करो टेबल बनाते जाओ संग संग मैं वो सलाह दे रहा हूँ, ऑफेंसेस की टेबल बनाते जाओ कि कौन कौन से पे कितनी सजा है और कौन कौन उसको पे करेगा। तो हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टनर और एलएलबी 500 रुपये रोज के लिए कटते जाएंगे। और पर अगर आप बेशरम हो तो बस 50,000 तक आपके कटेंगे। जब तक 50,000 हो जाएगा, 50,000 एलएलबी से ले लिए और 50,000 हर एक पार्टनर से ले लिए, तो फिर सरकार नहीं काटेगी, तो रोज कटेंगे। तो आपको ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको बचना है तो आपको करके आना होगा। तो गाइस अब इतना था, मैंने आपको सेक्शन 11 करा दिया, 12 करा दिया, 13 करा दिया। 14 से एक नई कहानी शुरू होगी, वो हम कल के पार्ट में करेंगे, पार्ट 9 जो लाएंगे हम उसमें करेंगे। तो अब तक मैं आपको पार्ट 8 तक करा चुका हूँ। सो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो आप कमेंट्स में बताना, कोई भी डाउट हो, कहीं भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी हो, बस आप कमेंट करके बताना, मैं आपका रिप्लाई 100% रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 9 में मिलेंगे, पार्ट 8 तक हो गया है। सो थैंक यू, सो बाय बाय गाइस, स्टे सेफ। ओके।